नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग यूपी पीसीएस 2024 में पहली बार पीसीएस का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जान सकेंगे कि यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे की जाती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीसीएस की हिस्ट्री क्या है, पैटर्न किस तरह का है, सिलेबस क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, पोस्ट क्या है, टाइम कितना लगता है, बुक लिस्ट क्या है, और एक सरप्राइज आप लोगों के लिए यहां पर रखा हुआ है। तो अगर आपको यूपी पीसीएस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर कर देगा। उसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री से। पहले समझते हैं जिस पोस्ट के लिए आप ट्राई कर रहे हो उसके बारे में कुछ ABCD तो पता होना चाहिए कि इसका इतिहास क्या था, ओरिजिन क्या था, क्योंकि जो ओरिजिन है उसी से पता लग पाएगा कि किस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह की सोच, माइंडसेट या स्किल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के कंट्रोल में था, तो अंग्रेजों ने लगान इकट्ठा करने के लिए एक पोस्ट का निर्माण किया जिसको कहते हैं कलेक्टर। कलेक्टर की जिम्मेदारी होती थी कि वो लगान को इकट्ठा करें। साथ में कुछ टाइम के बाद उसको लॉ एंड ऑर्डर में भी डाल दिया गया और एक उसको पावर दे दी गई DM की, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर, कि अब वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। तो अब एक ही व्यक्ति वो लगान भी इकट्ठा कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है। इस तरह से अंग्रेजों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट रही और शुरुआत में इसको बोलते थे ICS, जो बाद में कन्वर्ट होकर गया IAS बन गया। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ अब तो सब कुछ बदला जा रहा था कि भाई सब कुछ बदल दो। सारे जो जिस तरह के निज़ाम हुआ करते थे अंग्रेजों के टाइम पे, उन सबको बदल के नया सिस्टम बनाया जाए। बहुत कुछ बदला भी गया, बट IAS, जो आज का IAS है, उस समय का ICS था, वो पोस्ट कभी खत्म नहीं की, वो ब्यूरोक्रेसी कभी खत्म नहीं की गई। और नेहरू ने इसके ऊपर डिसीजन ये बोला कि देखो भाई, चूंकि 1947 में देश बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, दंगे हो रहे थे, सिस्टम बहुत दिक्कत कर रहा था, तो अगर उस समय पर अगर हम पूरी ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे किया जाएगा। मान लो कहीं दंगे हो रहे हैं और अगर नेहरू भी फ़ोन कर रहे हैं, तो चूंकि वहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, तो वो दंगों को कैसे शांत किया जाएगा, ऑर्डर कैसे लिया जाएगा। तो नेहरू का डिसीजन रहा कि अभी हम इस चीज़ ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म नहीं करेंगे, जो चलता चला आ रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। बस थोड़ा सा बदलाव क्या किया उन्होंने, इस चीज़ को देखिए, ये दंगे हुए थे, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा ICS को नाम कन्वर्ट करके IAS कर दिया। तो ये शुरुआत हुई। बाद में IAS बनता है और जो स्टेट्स थे इसी तर्ज पे स्टेट्स में PCS बन गए। तो यूपी PCS मतलब उत्तर प्रदेश का PCS, ठीक है। इसी तरह बिहार PCS है, हिमाचल प्रदेश PCS है, उत्तराखंड PCS है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग PCS मिल गए। अब ये पोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये पोस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं, यानी कि जो नेता होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, या टॉप लेवल पे जो हैं, जो भी वो फैसला करते हैं, वो फैसला एग्जीक्यूट कौन करेगा? वो एग्जीक्यूट करते हैं PCS, IAS PCS, ठीक है। तो ये एक ऐसी पोस्ट है जो ऊपर से ऑर्डर लेती है और एग्जीक्यूट नीचे करती है आम पब्लिक में, और आम पब्लिक का जो फीडबैक होता है वो पॉलिसी मेकर्स को बताती है। तो एक तरह से बीच में होते हैं ये पॉलिसी मेकर्स से, इन्होंने ऑर्डर लिया, उसको इंप्लीमेंट किया, और पब्लिक ने क्या फील किया, क्या फीडबैक दिया, वो पॉलिसी मेकर को बता दिया कि भाई ये लोग सोच रहे हैं, इसमें ये बदलाव किए जा सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट रहती है IAS PCS की। मैं यहाँ दोनों को लेकर चला हूँ क्योंकि दोनों का काम मोर और लेस एक ही जैसा होता है, ठीक है। बस IAS ऊपर होता है, PCS उसके नीचे होता है। अगर हम यूपी PCS की बात करते हैं तो यूपी PCS का एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराता है उत्तर प्रदेश आयोग, यानी कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, जो कि इलाहाबाद में इसका ऑफिस है। यही एग्जाम कंडक्ट कराता है। हर साल एग्जाम होते हैं, ठीक है। अगर आजकल के बात करें तो मई में प्री होता है और मई सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हो जाता है, ठीक है। तो पूरा एक साल का रहता है। नोटिफिकेशन जो आता है वो जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाता है। नंबर ऑफ सीट्स उसी समय पता लगती है कितनी सीट्स आएंगी। ये भी है कि जितनी सीट्स नोटिफिकेशन में बताई जाती हैं वो बाद में बढ़ जाती है, यानी कि PCS प्री के रिजल्ट आने तक सीट्स बढ़ जाती हैं। अगर शुरुआत में नोटिफिकेशन में मान लो 100 सीट दिखाई जा रही हैं, तो रिजल्ट आने तक अगर और डिमांड आई तो सीट 200, 300, 400, 500 तक बढ़ जाती, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं पैटर्न की कि PCS का, यूपी PCS का पैटर्न कैसा है, क्योंकि हर स्टेट में अपना अपना पैटर्न है, सिलेबस है। हम यूपी PCS की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पैटर्न देखिए यहाँ पर सिंपल है कि वो है प्री,
मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू। तो आपका जो प्री होगा, अगर हम यहां बात करते हैं, आपका जो प्री है, देखिए ये मई में होगा, ठीक है, मई में होगा। लगभग अगर देखा जाए तो 5 से 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से आधे लोग कभी पीसीएस प्री का एग्जाम अपीयर ही नहीं करते। लेट्स सपोज 3 लाख के आसपास लोग जो हैं वो एग्जाम देते हैं, ठीक है। जितनी सीट्स आती है, जितनी वैकेंसी होती है, उसके 15 गुना, यानी लेट्स सपोज अगर 100 सीट्स आई हैं, लेट्स सपोज, तो इसके 15 गुना यानी 1500 लोग जो हैं वो मेंस में पहुंच जाते हैं। जितनी सीट्स आती हैं, अगर ये 200 हो जाएगा तो ये 3000 हो जाएगा। जितनी सीट्स आती हैं उसके 15 गुना जो है उतने लोग मेंस देते हैं, और मेंस से इंटरव्यू जितनी सीट्स आती हैं उसका 3 गुना, कभी कभी 4 गुना, कभी 3 गुना, कभी 4 गुना। जैसे मान लीजिए 100 सीट्स हैं तो उसका 3 गुना जो होगा, या 4 गुना, अगर हम 4 गुना भी कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी दोनों चेंजेस कर लेते हैं, तो 300 लोग या 400 लोग आपका इंटरव्यू देंगे, और उसमें से फिर जितनी सीट्स आती है उसमें से सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपका पैटर्न आता है। जो एग्जाम होगा वो मई में होगा, ये आपका होता है सितंबर एंड में, ठीक है, और ये होता है अगले साल, नेक्स्ट 25 जब आएगा तो वहां पर ये पहुंचेगा आपका अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2025 के में ये पहुंचेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एज लिमिट कितनी है, यूपी पीसीएस की एज लिमिट कितनी है। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से लेकर 40 साल तक की होना चाहिए। 21 साल से लेकर 40 साल जनरल कैटेगरी के अंदर होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पीएच है, सर्विस गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप, ठीक है, तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 5 इयर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अटेम्प्ट काउंट नहीं होते, अटेम्प्ट पीसीएस में अटेम्प्ट नहीं होता है, पीसीएस में अटेम्प्ट नहीं होता है। यहां पर एज की लिमिट होती है, अटेम्प्ट नहीं होता है। जैसे यूपीएससी में अटेम्प्ट होते हैं कि 5 बार दे पाओगे, 6 बार दे पाओगे, 8 बार दे पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एज आपकी लिमिट है तो एज जितनी एज है उस हिसाब से आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 ईयर्स तक आप चाहो तो 20 बार दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज अटेम्प्ट नहीं। हाँ, 2 चीज होती है, ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यूपीएससी में अपेयरिंग चल जाता है, पीसीएस में कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, यहां से आगे बढ़े। अगर कुछ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप, ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आ रही है आपको। अब हम बात करते हैं वुमेन रिजर्वेशन की। देखिए 2 तरह के रिजर्वेशन होते हैं। एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, जैसे कि जनरल कैटेगरी एससी का, ठीक है, ऐसे एससी एसटी ओबीसी नीचे आते हैं। और एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल यानी कि उसी जिस आप कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी के अंदर आप जो हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एससी हैं तो आपको रिजर्वेशन उसी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर 10 सीटें एससी की आई हैं पीसीएस में, ठीक है, तो 20% रिजर्वेशन के हिसाब से 80 सीटें जो हैं वो मेन लेंगे, और 20% सीटें जो होंगी वो आपका वुमेन लेंगे। इसी तरह ओबीसी के अंदर है, इसी तरह से आपका जनरल कैटेगरी के अंदर है। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी के अंदर जनरल में अगर 100 सीटें आई हैं तो 20 सीटें जो हैं वो औरतों की होंगी, लड़कियों की होंगी जनरल कैटेगरी। तो और लड़कियों को पूरा अलग से बनाया गया है, और लड़कियों का जो कट ऑफ है वो भी अलग से ही होता है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं कि किस तरह के, देखिए जब आप प्री में आते हैं तो प्री में 2 तरह के पेपर आपको दिखाई देते हैं। प्री में आपको 2 पेपर दिखाई देंगे, पेपर 1 जिसको हम जीएस कहते हैं, और पेपर 2 जिसको हम सीसैट कहते हैं। सुबह के मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर होता है, और सेकंड शिफ्ट आफ्टरनून में जब आपके 2 बजे से 2:30 बजे से करते हैं, ये आपका इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर 2। एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। पेपर 1 में मुख्यतः जीएस आती है। जीएस का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, और लगभग 150 सवाल आते हैं, 150 सवाल आते हैं पेपर 1 के अंदर, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और अगर कट ऑफ की बात करते हैं, अगर हम कट ऑफ की बात कर लें, वैसे तो बताना सही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करता है कि कितनी सीटें आएंगी, लेकिन मोटा मोटा देख लेते हैं कि अगर 150 सवाल आए हैं तो नेट आपको 90 के अगर आप पास रहोगे इंक्लूडिंग नेगेटिव मिला के, तो आपका प्री निकल जाएगा। जो अभी हाल फिलहाल में हुआ तो 90-92 के आसपास कट ऑफ गया है, तो आप कर लोगे। अगर कई बार ऐसा हुआ है कि 85, 82, 83 तक भी कट ऑफ गया है प्री का, नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करता है और
क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, मुश्किल तो नहीं है ऐसा, ठीक है। तो लेकिन तब भी आप 90 का टारगेट लेके चलोगे आप प्री के लिए। अच्छा, अब सी सेट की बात करते हैं। देखिए सी सेट में क्या है कि सुबह का पेपर जब दोगे, सेकंड आप में सी सेट आएगा। सी सेट का मतलब एप्टीट्यूड है, आपका एक एप्टीट्यूड चेक करने के लिए है, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 33% नंबर लाने पड़ते हैं, बस नंबर जुड़ते नहीं है, सिर्फ 33% नंबर लाने पड़ते हैं। यानी कि 100 नंबर इसमें आते हैं तो 33 ला दोगे तो क्वालिफाई कर जाता है। इसके नंबर जुड़ते नहीं है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका ये कॉपी चेक नहीं होती है, इसको जरूरी 33% नंबर है। और 100 ही क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन वगैरह होता है इसके अंदर, ठीक है। सिंपल, अगर आपकी हल्की फुल्की, अगर आपकी कम्युनिकेशन सही है, आप हल्का फुल्का मैथ्स और रीजनिंग सही है, हिंदी सही है, आपका पेपर निकल जाएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं आता है। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग उसको पेपर को क्रैक कर ले जाते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम मेंस में आते हैं, देखिए अब मेंस में जब हम आएंगे तो कुल 8 पेपर मेंस के होते हैं, ठीक है। 8 पेपर आपके मेंस के होंगे, 8 पेपर मेंस के होंगे। सबसे पहले जो पेपर आपका होता है, जिस दिन मेंस में जब जाते हो, सितंबर एंड में जब आप पेपर देने जाओगे, पहले दिन पेपर आपका हिंदी और ऐसे का होगा। वही एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के 3 घंटे के पेपर होंगे, ठीक है। और 200-200 नंबर के पेपर होंगे। सॉरी, ये 150 नंबर का, ये 150 नंबर का है, 150 नंबर के पेपर होंगे। हिंदी और ऐसे 150 नंबर के, यानी 150 नंबर का ये, 150 नंबर का ये और 150 नंबर का ये हिंदी और ऐसे का पहले। अगले दिन आपका जो पेपर होता है वो GS1 GS2 होता है, फिर अगले दिन GS3 GS4 होता है। और अब चूंकि ऑप्शनल हट गया है तो उसके बाद आपका GS5 और GS6 रहेगा, जो कि यूपी से संबंधित एग्जाम होगा, ठीक है। बीच में एक आधा गैप आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन जितने ही पेपर होंगे ये 200 नंबर के होंगे। तो GS1 2 3 4 5 6 जो हैं वो 200 नंबर के हैं, हिंदी और ऐसे 150 नंबर के हैं। कुल मिला के 1500 के आसपास आपके जो है टोटल मार्क्स होते हैं। और अगर हम इसमें भी कट ऑफ की बात करें, तो वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर 50% नंबर ला रहे हो, अगर 800 नंबर के आसपास, मैं बहुत ही रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर 800 नंबर के आसपास आप लेकर आ रहे हो, 750 800 के नंबर ला रहे हो, आपका मेंस क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर, क्वेश्चन क्वालिटी के ऊपर। बस मैंने एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया है कि 50% नंबर अगर आपके आ जाएंगे, हो जाना चाहिए आपका। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जब आप अपना मेंस क्रैक कर लोगे तो आपको इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू अब 100 नंबर मिल गया, इंटरव्यू जो है 100 नंबर का हो गया। कितने नंबर मिलते हैं? मुझे लगता है कि आराम से आपको 60 से लेकर, मतलब 50 से लेकर 70 के बीच में आपको नंबर मिल जाते हैं। 50 से लेकर 70 के बीच में आपको नंबर मिल जाते हैं। एक मोटा मोटा रेंज है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल इंटरव्यू होता भी नहीं है, बहुत मज़ा आता है। 50 से लेकर 70 के बीच में आपका माइंडसेट, पर्सनैलिटी, एटिकेट्स के पर नंबर मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और आपका जो मेंस होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर देखिए, फाइनल के अंदर आपके मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर ऐड होते हैं, ठीक है। प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं, प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपके मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे। प्री खाली क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाई करने के लिए होता है। अब मान लीजिए मेंस में आपके 900 नंबर हैं और इंटरव्यू में आपके 60 नंबर आ गए हैं, तो आपका टोटल जो बन जाएगा 960 बन जाएगा। अब ये 960 जो है वो कट ऑफ क्लियर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये डिपेंड करता है उस समय की स्थिति क्या रहती है। तो दोनों मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से ये मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरह की पोस्ट होती हैं, किस तरह की पोस्ट? देखिए 2 तरह की पोस्टें होती हैं, आप बड़ा समझाता हूं, समझना जरूरी है। 2 तरह की पोस्ट है, एक है जनरल कैटेगरी के लिए और एक है स्पेशल। देखिए 2 तरह की नौकरियां होती हैं। एक है जनरल कैटेगरी, जनरल का मतलब होता है आपका जैसे कॉमन, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होता है, सिंपल ग्रेजुएशन। ऐसी पोस्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट सिंपल ग्रेजुएशन है, यानी BA, BCom, BSc, BTech, MBBS, सिंपल ग्रेजुएशन होता है। ये नौकरी का बोलते हैं जनरल रिक्रूटमेंट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं SDM, DSP, कॉमर्शियल कमिश्नर, ठीक है, ARTO, नायब तहसीलदार, ये सब जो हैं ये जनरल कैटेगरी के। इसमें अगर आप भरोगे तो इसके लिए एप्लीकेबल होगे। कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जो स्पेशल नौकरियां होती हैं, जैसे कि मान लो MSc इन एग्रीकल्चर, MSc इन एग्रीकल्चर या MA इन इकोनॉमिक्स। तो ऐसी नौकरियां जिसके अंदर बोलेंगे कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में
MSc इन एग्रीकल्चर भी हो, तो ऐसी कुछ वैकेंसी होती है, जैसे गन्ना संस्थान की वैकेंसी है तो वहाँ के लिए MSc इन एग्रीकल्चर चाहिए। कोई इकोनॉमिक्स वाला कोई पोस्ट आ गई तो वहाँ के लिए बंदे के लिए कुछ स्पेशल नौकरियाँ होती हैं। तो अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो नौकरियां आप इन ऐसी नौकरियों को एप्लीकेबल हो जाओगे, और 90% नौकरियां ऐसी ही होती हैं, लगभग 90 नौकरियां होती हैं। कुछ स्पेशल नौकरियां होती हैं अलग है, तो डिपेंड करता है उस साल किस तरह की वैकेंसीज आई हैं, क्या आई हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है। अगर आप दोनों में एप्लीकेबल इसमें तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाते हो, अपने आप एप्लीकेबल हो जाते हो। इसके लिए आपको अपने फॉर्म में भरना पड़ता है कि आपने किया कि नहीं किया, ठीक है, आप वो एप्लीकेबल हो कि नहीं हो, ठीक है। अच्छा, अब है टाइम कितना लगेगा। देखिए, वैसे तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है ये, टाइम कितना लगेगा, लेकिन अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, ठीक से प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, अगर आप सचमुच जानना चाहोगे तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट 2 साल 2 इयर्स की प्रिपरेशन चाहिए। 2 साल की प्रिपरेशन चाहिए, प्री प्लस मेंस की दोनों मिला के, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, 1.5 से 2 साल का समय लगेगा ही लगेगा आपको। आप 2 महीने में PCS नहीं बन सकते, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अगर 2 साल पढ़ सकते हो, अगर आपके अंदर इतना क्षमता है कि 1.5-2 साल लगातार पढ़ाई कर सकते हो, और लगातार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि 12-12 घंटे पढ़ो, 5-6 घंटे अगर आप रेगुलर होके अगले 2 साल पढ़ सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अगर आप तैयारी करने जा रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलिए, 1.5-2 साल का प्लान लेके चलिए, फिर रिजल्ट उसमें से आएगा। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करोगे तो पूरी होलिस्टिक पढ़ाई करोगे, पूरी कंप्लीट पढ़ाई करोगे, तब रिजल्ट आता है। लोग क्या सोचते हैं कि बस जाएं और 2 महीने में IAS PCS बन जाए। अगर 2 महीने में 3 महीने में IAS PCS बन सकते तो फिर हर कोई दूसरा आदमी जो IAS PCS होता फिर तो कहने क्या था, ठीक है। अब बात करते हैं कि बुक लिस्ट। देखिए, अब बुक लिस्ट के ऊपर मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। समझते हैं इस बात को कि बुक लिस्ट जो है ना, बड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। अब उसको आप मैंने बनाया हुआ वीडियो मैं फिर से बना दूंगा आप नए लोगों के लिए, लेकिन जो यहाँ पर बात में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो समझ लेते हैं। देखिए, किताबें कोई भी पढ़िए, एक बात समझिएगा, जो टॉपर होते हैं और जो बेसिक बंदे होते हैं जिनका कभी प्री भी नहीं निकला, उन दोनों की बुक लिस्ट में फ़र्क नहीं होता है। क्योंकि जो कॉमन किताबें हैं वही सब किताबें हैं मार्केट में। ऐसा कोई जादू की किताब या नोट्स या कोचिंग नहीं होती है। जो टॉपर पढ़ता है वही फ्लॉपर भी पढ़ता है, दोनों लगभग एक ही किताब पढ़ते हैं। 95% किताबें, नोट्स लगभग वही होता है। तो मैजिक जो है ना, वो किताबों में नहीं है, मैजिक है हम उन किताबों के साथ क्या करते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या रिवीजन करते हैं, क्या टेस्ट देते हैं, क्या नोट्स बनाते हैं, क्या पूरी किताबों को ढंग से पढ़ते हैं। मेन बात इसके अंदर है। जो टॉपर होते हैं वो अपने कंटेंट को लिमिटेड रखते हैं, कम रखते हैं, और बार बार रिवाइज करते हैं और अच्छे तरीके से उसको ठीक से अपने जो है आत्मसात कर लेते हैं। तो आप लोग जो भी किताब को फॉलो करो, जो भी बुक लिस्ट फॉलो करो, सब अच्छी हैं, मैक्सिमम जो है 80-90% सब अच्छी हैं, बट कोशिश करो कि उन किताबों को आप अंत तक पढ़ सको, बेहतर तरीके से पढ़ सको, पूरा कंप्लीट पढ़ सको, कि पूरा कहते हैं निचोड़ देना, उस निचोड़ सको। और एक भी किताब पढ़ लोगे ना, आप एक भी किताब पढ़ लोगे तो, और उसमें आप इस तरह से पढ़ ले कि कहीं से भी आप कभी पूछ सकें और आप जवाब दे दो, समझ जाना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैजिक जो है वो किताब को ठीक से कंप्लीटली थॉरली पढ़ देने में है। किताबों की लाइब्रेरी मत बनाइएगा, लिमिटेड किताबें रखिएगा, कम से कम किताबें रखिएगा, कम से कम किताबों से ही सिलेक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में कभी सिलेक्शन नहीं होता। बुक लिस्ट का वीडियो मैं बना दूंगा बाद में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट है वो है क्या करें या ना करें, कोचिंग करें या नहीं करें। देखिए, बहुत सिंपल से बता रहा हूँ मैं, बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूँ मैं। अगर आपके घर में कोई आपको गाइड करने वाला है, पापा, मम्मी, भैया, दीदी, भाभी, चाचा, ताऊ, फूफा, दोस्त, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको गाइड कर सकता है, जो आपको बता सकता है कि ये किताब पढ़ लो, इस तरह से पढ़ लो, और रेगुलरिटी अगले 2 साल तक बना सकता है, तो भैया आपको कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो वो कह रहा है आप उसकी मान लीजिए, जो वो कह रहा है उसकी मान लीजिए, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, डायरेक्शन देने वाला नहीं है, मोटिवेट करने वाला नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा कि प्लीज़ समय बर्बाद मत कीजिए। कम से कम एक बार कंप्लीट पढ़ाई कर लीजिए। एक कंप्लीट पढ़ाई होती है ना, उसे कर लीजिए, सिलेबस खत्म कर लीजिए। एक बार सिलेबस खत्म कर लोगे तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा मत कीजिए कि 2 महीना यहाँ से पढ़ लिया, 1 महीना इस नोट से पढ़ लिया, 1 महीना उस कॉपी से पढ़ ली, ये मत कीजिए। एक बार लग कर 1-1.5 साल पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर कोई गाइड करने वाला है तो कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर गाइड करने वाला कोई नहीं है तो प्लीज़ कोचिंग ज्वाइन करो। समय मत बर्बाद करो। समय सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, समय इंपॉर्टेंट है, समय सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर आपने 2-3 साल अगर आप असफल हो गए तो वहाँ से कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
कि उसकी कोशिश कीजिए कि जल्दी से सफल हो जाएं आप, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना ही है कि 5 साल के बाद सफल होंगे, आप आराम से 2 साल के अंदर सफल हो सकते हो। पहले अटेम्प्ट में लोग क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपके लिए एक ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं यूपी पीसीएस 2024 के लिए। 17 मंथ्स का कोर्स है, नया बैच स्टार्ट हुआ है, 17 मंथ कोर्स है, जिसमें आपको वीडियोस पीडीएफ टेस्ट के माध्यम तैयारी कराई जाएगी। हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, कुछ भी आपको बाहर से परचेज नहीं करना है, ठीक है। फीस बहुत नॉमिनल 4,500 रुपये रखी गई है और 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लखनऊ में है, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, लखनऊ के अंदर है, तो उसके लिए एक 17 महीने कोर्स चल रहा है, वो लखनऊ में मुंशी पुलिया लखनऊ इंदिरा नगर के अंदर है, तो वहाँ पर आप कॉल करके उससे ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।